Hello, aspirants. Welcome to this medieval history series as well as in this Delhi Sultanate era जिसमें हम खलजी डायनेसिटी के बारे में बात कर रहे थे। हमने पूरे जो हमारे किंग्स थे रिलेटेड टू द खलजी डायनेसिटी उन सब के बारे में डिस्कशन किया। आज खलजी डायनेसिटी में जो इम्पोर्टेंट हमारा एक डिस्कस करने वाला एक सेगमेंट रहता है दैट इज अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अलाउद्दीन खलजी। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात जरूर पूछना चाहूंगी दैट हैव यू सीन योर 2026 एग्जाम प्रीलिम्स का एग्जाम आपने देखा है? एंड इफ यू हैव सीन देन आई विल से कि भी अभी जो होना था वो हो चुका है। जो हो गया उसे अभी हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन वी कैन हैंडल द थिंग्स कमिंग इन टू द फ्यूचर। हम अपने फ्यूचर को हैंडल कर सकते हैं। आने वाला समा जो है हम उसे जो है कंजर्व कर सकते हैं, उसे हम यूज कर सकते हैं। जो बीत गया है दैट इज द पास्ट। हम पास्ट को ठीक नहीं कर सकते। एंड आई नो 2026 एग्जाम वॉज द टफेस्ट एंड द लेंथीएस्ट एग्जाम जिसमें एक पैटर्न चेंज होता हुआ हमने देखा। एंड आई विल से कि आपने पैटर्न के साथ साथ जो है चेंजेस तो देखे ही हैं एग्जाम में। एंड ये भी देखा होगा कि हिस्ट्री के सेगमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस वो पूछ रहा है। हिस्ट्री का सेगमेंट अब वो डेप्थ में लेकर के जा रहा है। हिस्ट्री के सेगमेंट में 20 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली आपने देखे होंगे। जो क्वेश्चंस वो पूछ रहा था इंक्लूडिंग द होल ऑफ द सेगमेंट्स, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर में से था, चाहे एंशियंट में से था, चाहे वो मॉडर्न में से क्वेश्चंस पूछ रहा था, लेकिन दैट वर द स्टेटमेंट बेस्ड। सभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहा था। और करंट अफेयर से क्वेश्चंस जो हैं वो मैक्सिममली हर सब्जेक्ट में जो है आपसे पूछ रहा था। क्वेश्चंस जो थे दैट वर रिलेटेड टू द करंट अफेयर सेगमेंट, वो करंट अफेयर के सेगमेंट से थे। नाउ यू पीपल केम टू दैट एनालिसिस कि भी तुम्हारे लिए जितना फैक्चुअल है यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है, उतना ही एनालिटिकल जो व्यू है तुम्हारे सब्जेक्ट का वो तुम्हें करना जरूरी है। एनालिटिकल व्यू भी तुम्हें करना जरूरी है। ऑल दो जो क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस एथिकल भी आए थे, एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी थे, लेकिन जो सेगमेंट था, जो आपका फैक्चुअल सेगमेंट होता है हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमी का एंड योर करंट अफेयर्स एंड रिलेटेड टू योर आईआर, ये सब सेगमेंट्स जो थे ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन सब के ऊपर ज्यादा जो है ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन जो है आपका, आप इनके ऊपर ज्यादा ध्यान दें। एक बार पैटर्न को समझें, वो क्या पूछ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन वो रिलेट कर रहा है। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो हमारे लिए यही नहीं है कि कोई शॉर्टकट मेथड हम यूज कर पाए। यूपीएससी इज नॉट फॉर द शॉर्टकट्स। ये यूपीएससी शॉर्टकट्स के लिए नहीं है। यूपीएससी जो है आपको सरप्राइज दे सकता है। सरप्राइजेस जो हैं आपको शॉर्टकट से नहीं मिलते हैं। वो सरप्राइजेस जो है वो आपको एकदम से लॉन्गेस्ट रूट फॉलो करना होगा। जितनी ये लॉन्ग जर्नी है उतना ही लॉन्गेस्ट रूट आपको फॉलो करना होगा। अभी अगर आपको जो है डायरेक्ट अगर किसी जगह पर पहुंचना है तो उस वहां पर पहुंचने के लिए आप कोई आसान मेथड तो नहीं यूज करोगे। जो रोड जाता है जहां से वहीं पर जाओगे। अगर आपने अपने डेस्टिनेशन जगह के ऊपर जाना है, जो रोड जो हाईवे जाएगा उसी के ऊपर से जाओगे। शॉर्टकट तो कोई भी यूज नहीं करोगे। तो शॉर्टकट का बिल्कुल भी चांस नहीं बनता है कि कोई हमें शॉर्टकट बता दे, कोई हमें नोट्स दे दे, कोई हमें कुछ कर दे। तो अभी आपको जो है रेफरेंसेस की ओर जाना ही होगा। रेफरेंसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये मैं पहले भी जब हमने टारगेट सीरीज स्टार्ट की थी उसमें भी मैंने आपको चीख चीख कर एक ही बात बताई थी दैट गो फॉर द एनसीईआरटीज, आफ्टर एनसीईआरटीज देन रीड योर रेफरेंसेस, आफ्टर एनसीईआरटीज रीड योर रेफरेंसेस, रीड योर रेफरेंसेस। दैट इज द मेन एंड द बेसिक नीड टू क्रैक दिस एग्जाम लाइक यूपीएससी। तो यूपीएससी जैसे एग्जाम को अगर आपने क्लियर करना है, अपने प्रीलिम्स को क्लियर करना है, देन यू हैव टू गो फॉर द रेफरेंसेस। रेफरेंसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आर्ट एंड जो है हमारा आर्ट एंड कल्चर में भी आपने देखा हिस्ट्री के सेगमेंट में से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछ रहा था। जस्ट लाइक नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, उसमें से क्वेश्चंस आए थे। वो सभी क्वेश्चंस जो थे वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे रेफरेंसेस में से क्वेश्चंस थे। वो रेफरेंसेस का पार्ट थे, रेफरेंसेस में से क्वेश्चंस थे। तो अभी रेफरेंसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो पैटर्न तो चेंज हुआ ही है, लेकिन उसने हमें एक क्लियर कट ये भी बात बताई है कि यूपीएससी जो है ऐसे एग्जाम वो आपका शॉर्टकट से क्लियर नहीं होता है।
यहाँ पर जो है कोई भी चीज़ शॉर्टकट से नहीं मिलती है, हुक या क्रुक मेथड से नहीं मिलती है। लेकिन आपको अपने जो समय है पढ़ाई का, वो आपको डेडिकेशन से देना होगा। अब डेडिकेशन से पढ़ाई कीजिए, जो होना था वो हो चुका है, उस ट्रॉमा से अभी आपको जो है बाहर निकलना ही होगा। You have to break the walls of that trauma and जो भी अभी तक फ्रीज पॉइंट हुआ है आपको वो फ्रीज पॉइंट से बाहर निकलना होगा। यू हैव टू ब्रेक दीज वॉल्स एंड ब्रेक द बैरियर्स, कम इन टू द फील्ड एंड यू हैव टू फाइट अगेन, क्योंकि हारा वही जो लड़ा नहीं। ये सबसे बेसिक चीज है हमारी जिंदगी की। जिंदगी तो एक चलने का नाम होती है, दैट इज द लाइफ इज ऑफ द पार्ट ऑफ द ऑन गोइंग थिंग्स, जो भी है ये चलता रहेगा। एंड बिहेव लाइक अ वाटर, जो भी वाटर होता है अगर वो बहता जाए तो अच्छा लगता है, अगर कहीं पर रुक जाए तो वो वहां पर खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो पानी की तरह बहते जाइए, ऐसा नहीं है कि भी बिल्कुल ही गम में बह जाइए, गम में नहीं बैठना है। गम में नहीं बैठना होता है, आपको उस सब चीजों से बाहर निकलना होगा। तो अभी अपनी प्रेपरेशन को इतना हार्ड कर लीजिए, अभी से ही डिसाइड कर लीजिए कि नेक्स्ट अटेम्प्ट जो होगा दैट विल बी माय द वेरी जो है टारगेटेड होना चाहिए मेरा। आई विल वेरी डेडिकेटेड एंड वेरी डिसिप्लिन्ड जो है मेरे जो है टाइम टेबल में होना चाहिए। अभी डिसिप्लिननेस को ज्यादा लेकर के आइए, एनालिटिकल एनालिसिस को अपने साथ लेकर के आइए, डायनामिक अप्रोचेस को साथ में रखिए। ये सब चीजों को अगर आप साथ में रखोगे देन यू कैन क्लियर दिस एग्जाम। अभी जो है जो होना था वो हो गया, आगे चलेंगे। आज मेडावल हिस्ट्री का पार्ट है, तो अच्छे से समझिए। जो है यहाँ पर चीजें जितनी भी आएंगी उन सभी चीजों को, ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ने ये नहीं बोला है कि मैं मेडाइवल से क्वेश्चन नहीं पूछने वाला आगे चल के इन फ्यूचर। इस बार नहीं पूछा, हो सकता है नेक्स्ट टाइम पूछ ले। तो ये नहीं है कि भी अगर एक सेगमेंट को उसने छोड़ दिया तो वो आगे उस सेगमेंट से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं होता है। यूपीएससी का नाम ही अनप्रडिक्टेबल है। दैट इज द सरप्राइज गिविंग बॉडी विच दैट इज अ सरप्राइज गिविंग बॉडी, आई विल से कॉन्स्टेंट। एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसा जो है हमारे पास यूपीएससी हमें सरप्राइजेस देती है। एवरीबडी फेल्ट वेरी सरप्राइज्ड आफ्टर सीइंग द एग्जाम पैटर्न एंड एग्जाम क्वेश्चंस। एंड ये ऐसा नहीं है कि भी जो है सभी को वो क्वेश्चंस आते ही हों, सभी का ऐसा ही हाल होगा। सभी के अगर क्वेश्चन पेपर टफ था तो सभी के लिए टफ था, ऑल ओवर इंडिया टफ था। ऐसा नहीं है कि आपके लिए ही टफ था, एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए टफ नहीं था, ऑल ओवर द इंडिया द पेपर वॉज लेंथी एंड टफ। वो सभी के लिए लेंथी था, वो सभी के लिए टफ था। तो ये गिल्ट में मत बैठिए, हार्ड वर्क कीजिए, उस जो फ्रीज पॉइंट है आप उसे ब्रेक कीजिए और अपने टारगेट को अचीव कीजिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद द खलजी डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। अभी ये बातें तो बहुत हो चुकी हैं, अभी हम हमारे जो हमारा कर्तव्य है वो हमें यहाँ पर निभाना होगा। हमारा कर्तव्य होता है पढ़ने का, जो होना था वो हो गया। यूपीएससी अपना कर्तव्य निभाती है आपको सरप्राइजेस देने का, आपको जो है एकदम से चौंका देने का कि भी मेरा नाम यूपीएससी ऐसे नहीं है, मैं यूपीएससी ऐसे नहीं हूँ। वो यूपीएससी चाहती ही यही है कि मेरे पास जो भी एस्पिरेंट्स आए, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हों, तो वो सभी जो हों वो मास्टरमाइंड हों, वो अच्छे से जो है वो चीज़ों को कैरी ऑन करना जानते हों। तो आपको भी उसी तरीके से बनना होगा। हो सकता है अभी आपके अंदर वो क्वालिटी ना आए, इसीलिए आपका जो है अभी थोड़ा सा आपको जो है आपका मोरल डाउन फील हो रहा होगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कट ऑफ कम जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। दैट इज वी विल डिस्कस दैट एग्जाम। जो पैटर्न है वो सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अलाउद्दीन खलजी का यहाँ पर डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अलाउद्दीन खलजी।
डीमोटिवेट नहीं होते किसी भी चीज़ से, हर चीज़ें आपको कुछ ना कुछ सिखा करके जाती हैं। तो ये भी एग्ज़ाम था जो आपको सिखा करके गया। इससे पहले 2023 का एग्ज़ाम पैटर्न था जो चेंज हुआ था, जो भी जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ज़्यादा टफ आए थे। उस समय भी ऐसा ही लगा था सभी को कि भी क्या ही पूछ लिया है यूपीएससी ने, क्या ही कर दिए हैं ये। तो वो जो चीज़ें होती हैं उस समय क्या हो रहा था, उस समय भी एक ऐसा ही जो है चलन देखने को मिला कि ये टफेस्ट एग्जाम था। उसके बाद 2026 का एग्जाम जो पैटर्न है ये टफेस्ट हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी आपको सरप्राइजेस नहीं देती, यूपीएससी ऑलवेज मेक श्योर कि जो एस्पिरेंट्स हैं उनको सरप्राइज मिले। एंड हैंस उसका नाम यूपीएससी इसीलिए नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल जो है इसीलिए नहीं रखा गया। इसी वजह से है कि वो आपको सरप्राइजेस देती है और वो यूपीएससी है, वो आपको जो है चैलेंज करती है। एक्सेप्ट द चैलेंज, शो द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कि भी यस आई कैन डू। जो भी चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखो, आगे बढ़ो और उनको जो है यहाँ पर वो चैलेंजेस को यहाँ पर तोड़ दो, वो रिकॉर्ड को तोड़ दो जो यूपीएससी सेट करता है। इस बार भी बहुत सारे बच्चे इस तरह के होंगे, बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस तरह के होंगे जो सिलेक्ट होंगे भी। ऑल दो चाहे एग्जाम बहुत टफ था, लेकिन फिर भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो इसे क्लियर करेंगे। 2023 में भी ऐसा ही था, वो भी टफ था। तब भी जो एस्पिरेंट्स थे उन्होंने क्लियर किया। एस्पिरेंट्स जो थे वहां पर भी रैंक 1 आया, सभी रैंक जो है यहाँ आए थे, अभी भी रैंक आएंगे, बच्चों ने क्लियर किए होंगे। एंड यू विल से कि भी अगर क्लियर किए हैं देन उनको आता था, इसीलिए हुआ। उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ा था, अभी वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज आपको फॉलो करनी है। तो यहाँ पर हम जो है बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की। अभी आपको जो है बीच बीच में वो पॉइंट देना जरूरी है, आज आज जो है वो आपको बीच बीच में ट्रिगर करना जरूरी है, ताकि आप लोगों को जो है वो ट्रॉमाटाइज ना रहे। आपने जो है अपने जो आपके अंदर एक ट्रॉमा बना हुआ है, आप उससे बाहर निकलें और आप जो है अपने टारगेट को अचीव करें। आईएएस बनना इतना आसान नहीं होता, इसीलिए जो क्वेश्चंस होते हैं वो टफ पूछे जाते हैं, ताकि वो आपको चैलेंज दे पाए। वो चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज होता है जो आप प्रिपरेशन के दौरान फेस करते हो, वो चैलेंजेस नहीं होते हैं। दे आर नॉट द चैलेंजेस, दे आर नॉट द हडल्स। हडल तो सबसे बड़ी ही प्रीलिम्स की होती है। तो प्रीलिम्स को क्लियर करना, मेंस क्लियर करना, देन इंटरव्यू क्लियर करना, यही हमारे लिए हडल्स हैं। ये हमारे लिए हडल्स हैं। इन सबको क्लियर करने के बाद लबासना जाओगे, लबासना के बाद जब आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन जाकर के संभालोगे, ब्यूरोक्रेसी संभालोगे, तब चैलेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। उस समय क्या करोगे? उस समय तुम्हारे पास बहुत सारे डायलेमास बैठे होंगे। वो डायलेमास को तुम्हें सॉल्व करना है अपने एथिकल वे से, अपने एनालिटिकल जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग से आपको वो चीजें क्लियर करनी है। यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो सही और गलत में फर्क दिखाना तुम्हें तब पड़ेगा। और तब जो है तुम अगर सर पकड़ के बैठोगे तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाओगे? अभी भी सर पकड़ने की बात नहीं है, वो हो गया, भूल जाओ, आगे के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। होना था हो गया, वो तो हो चुका है ना। अभी हो चुके वाली चीजों को तो हम क्लियर नहीं कर सकते, उनको तो ठीक नहीं कर सकते। तो जो आने वाला कल है उसे अच्छा करो, उसे संभालो, उसके लिए वर्क करो, ताकि आपका जो नेक्स्ट टारगेट है आप उसे क्लियर करें, आप उसमें आईएएस बने। तो वो ऐसा जो है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखनी चाहिए, डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले बात करने वाले हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन में अलाउद्दीन खिलजी का जो मिलिट्री था, मिलिट्री रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे कि उसकी आर्मी कैसी थी, इसकी मिलिट्री कैसी थी, मिलिट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो मिलिट्री थी ये बहुत ही लार्जेस्ट और परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी थी। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर है जो इसकी मिलिट्री थी, दैट इज परमानेंट, लार्ज, परमानेंट, लार्ज थी, परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी थी, परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी थी। ऐसा हो रहा था।
और साथ के साथ ये अपने जो आर्मी थी उसको जो भी सैलरीज जो दी जाती थी, सैलरीज जो वो दे रहा था, दैट वर पेड इन कैश। तो सैलरीज जो दी जा रही थी, तो उनको जो है पे किया जा रहा था, वो पे इनको कैश की फॉर्म में कर रहे थे, कैश की फॉर्म में पे किया जा रहा था रॉयल ट्रेजरी से। एंड ही इम्पोर्टेड हॉर्सेस, इसने हॉर्सेस को इम्पोर्ट करवाया था, क्योंकि अगर हम देखें तो इसने गुजरात के ऊपर जो है कॉन्क्वेस्ट किया था। वो कॉन्क्वेस्ट करने का कारण ही क्या था? वो कॉन्क्वेस्ट करने का कारण तो यही था कि ये जो है हॉर्सेस को इम्पोर्ट करवाना चाहता था। वहां पर सी पोर्ट्स ज्यादा थे, तो गुजरात के अंदर सी पोर्ट्स ज्यादा थे, तो इसी वजह से ये वहां पर अटैक भी करता है और उसको एनेक्स कर लेता है। इसी वजह से करता है क्योंकि वहां से ये जो है अपने हॉर्सेस को जो है शिप्स के थ्रू इंपोर्ट करवाना चाहता है। तो इंपोर्ट कर जो है ये हॉर्सेस को इंपोर्ट करवाता है। एंड अकॉर्डिंग टू यहाँ पर अगर देखें तो इसने बहुत सारे कैवेलरी मैंस को रिक्रूट भी किया हुआ था। तो कैवेलरी मैंस को भी इसने रिक्रूट किया था। और एक सबसे इनोवेटिव इसने सिस्टम को मेंटेन किया हुआ था। इनोवेटिव सिस्टम ऑफ चेहरा एंड दाग सिस्टम को इसने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया हुआ था और उसे मेंटेन करके रखता था। तो इसने एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया हुआ था, दैट इज वेरी इनोवेटिव, दैट इज चेहरा एंड दाग। चेहरा एंड दाग सिस्टम को ये इंट्रोड्यूस करता था। इसमें क्या होता था? जो चेहरा है, चेहरा दैट इज, जो आप चेहरा अपना देखते हैं ना, दैट the facial expression which you see in the mirror, when you stand in front of the mirror you will see your face, the reflection of your face। आप अपने फेस के रिफ्लेक्शन देखते हैं मिरर में। मिरर में अगर आप देखेंगे तो आपको अपना चेहरा दिखाई देता है, तब आप उसमें क्या देखते हैं कि भी कितने सारे पिंपल्स हो रहे हैं। यू ट्राई टू पॉप इन देम, आप उनको पॉप करने की कोशिश करते हो, बट आई विल से उनको पॉप नहीं करना चाहिए, पिंपल्स पॉप नहीं करने चाहिए। दैट इज द बैक्टीरिया, क्योंकि वो बैक्टीरिया आगे चला जाएगा एंड इट विल कॉज अनदर पिंपल ऑन अदर साइड। तो उसे पॉप मत किया कीजिए। सबसे बड़ी बात आप फिर देखते हो कि यहाँ पर सब ये गर्ल्स ज्यादा देखती हैं। आई विल से जो बॉयज हैं, बॉयज के कंपैरेटिव जो गर्ल्स होती हैं वो अपने चेहरे से सबसे ज्यादा देखती हैं मिरर के अंदर। यहाँ पर ब्लैक हेड हो चुका है, यहाँ पे पिंपल्स हो चुके हैं, फिर सनस्क्रीन लगानी है, ये क्रीम लगानी है, वो क्रीम लगानी है, तो ये फेस वॉश यूज करना है, वो करना है, ये सब चीजें कौन देखता है? ये सब चीजें गर्ल्स ज्यादा देखती हैं एज कंपैरेटिवली। इन ये लड़कियों को ज्यादा चीजें समझ में आती हैं ऐसी। लड़कों का क्या होता है? उनका द डायरेक्ट सिस्टम, जो साबुन होता है, द सोप, वही यूज करेंगे फेस के ऊपर एंड ऑल ओवर द बॉडी। एंड उसके बाद टॉवल से मुंह जो है अपना साफ किया एंड एंड वो रेडी हो जाता है। तो यही एक सिस्टम होता है लड़कों में। लड़कों का सिस्टम डायरेक्ट होता है, लड़कियों में ही होते हैं ये यूज कर लिया, वो यूज कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, टेंट यूज कर लिया, पता नहीं कौन कौन सी चीजें हैं जो मैं भी कई बार मुझे भी मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ बताते बताते, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स मैंने देखा है। एक लड़की जो है यूट्यूब के ऊपर बता रही थी दैट शी यूज फर्स्टली दिस एंड दैट एंड दोस एंड दीज थिंग्स, एंड आई सेड दैट कि भी ये इतने केमिकल्स अपने फेस के ऊपर लगाने वाली है, ओ माय गॉड। तो यहाँ पर वो अपने चेहरे को चमका रही थी। तो यहाँ पर जो अलाउद्दीन चेहरा वर्ड यूज कर रहे हैं, दिस इज द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोल्जर। सोल्जर की डिटेल डिस्क्रिप्शन आएगी, सोल्जर्स के ऊपर जो है वो मार्क जो है बताया जाएगा। जैसे कभी भी आप कोई एग्जाम का फॉर्म भरते हो तो उसमें आपको बताया जाता है ना कि आपके फेस के ऊपर कोई मार्क है ऐसा जो आपको डिस्टिंक्ट बना रहा हो। कई बार जो है आप लिखते हो कि भी आपके फेस के ऊपर एक मोल है, that you have dimple और you have freckles, आपके चेहरे के ऊपर फ्रिकल्स हैं। हर किसी का चेहरा चेहरा जो होता है सॉरी, वो दूसरे के चेहरे से अलग होता है। तो यहाँ पर भी हर सोल्जर का चेहरा दूसरे सोल्जर से अलग होगा।
तो वो सबकी आइडेंटिफिकेशन रखते थे। वो अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने जो भी आर्मी में रिक्रूटमेंट्स करता था, अपने सोल्जर्स की आइडेंटिफिकेशन रखता था कि एक के जो है राइट साइड के ऊपर जो है मार्क बना हुआ है, एक का चेहरा ऐसा है, एक की आंखें ऐसी हैं, किसी की आंखें येलो हैं, किसी की आंखें वाइट हैं, क्या है, कौन से कलर की हैं। ठीक है, अलग अलग चीजें वो जो है मार्क हैं। वैसे वाइट कलर की नहीं होती है, आइदर द ब्लैक कलर होता है, डार्क ब्राउन होता है, और ब्राउन कलर होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, येलो कलर होता है। तो इस तरीके की आई कलर्स जो होती हैं वो उसको आइडेंटिफिकेशन मार्क मानते हैं। या कोई भी अपने फेशियल को, आपके फेस के अंदर जो भी आपका जो आइडेंटिफिकेशन होगा वो वहां पे मार्क किया जाएगा। तो चेहरा इज अबाउट द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच सोल्जर। हर सोल्जर का डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा। इसका मुंह टेढ़ा है, इसके जो है आगे के दांत दो बाहर आ रहे हैं, दो अंदर जा रहे हैं, तो इसके जो दाहिने गाल के ऊपर एक तिल है, एक मोल है, या इसके जो है दूसरे के चेहरे के ऊपर दो डिंपल्स पड़ते हैं, दोनों साइड के ऊपर जो है चीक्स के दोनों साइड के ऊपर डिंपल्स हैं। ऐसी ऐसी चीजें जो हैं वो आइडेंटिफिकेशन मार्क के अंदर वो इंक्लूड करते हैं। तो चेहरा इज अबाउट द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। ये डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हो जाएगी ऑफ ईच सोल्जर। हर सोल्जर की हर सोल्जर की जाएगी ये। हर सोल्जर को जो है आइडेंटिफिकेशन मार्क उसका किया जाएगा। और दाग क्या होता है? दाग होता है एक ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, कि ये इस ब्रांड का हॉर्स है। हॉर्स के पीछे ना उसके ब्रांड लिखा हुआ होता था, ताकि कोई भी यहाँ पर घपला ना कर पाए। कोई भी जो है यहाँ पर ये ना कर पाए कि भी कोई अगर आपने कोई यहाँ पर करप्शन करना है या कोई घपला करना है कि बता ज्यादा रहे हो वहां पर कागज में जो है ऑन द पेपर जो है आपने बताया कि भी यहाँ पर तो हमारे पास इतने सोल्जर्स हैं और इतने हॉर्सेस हैं। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है? एक्चुअल में तो उससे आधे ही हैं। एक्चुअल में उससे आधे हॉर्सेस हैं और आधे सोल्जर्स हैं। बता कितने रहे हो? ज्यादा बता रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम वहां पर जो है आप करप्शन करने की, घपला करने की कोशिश कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू डू अ फ्रॉड देयर। आप फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हो जो है जो सुल्तान है उसके साथ। तो इसी वजह से सुल्तान जो है यहाँ पर चेहरा एंड दाग सिस्टम लेकर के आता है। दाग सिस्टम होता है ब्रांडिंग कर देनी हॉर्स की। हॉर्स का जो भी ब्रांड है उस ब्रांड का मार्क हॉर्स के ऊपर लगा होता है। वो दाग उसके ऊपर लगा दिया जाता है कि ये इस नस्ल का घोड़ा है, ये इसका है, ये इसका है। ठीक है, वो इस तरीके से यहाँ पर जो है ब्रांडिंग की जाती थी हॉर्सेस की, ताकि कोई यहाँ पर घपलेबाजी ना हो पाए। तो यहाँ पर अगर कोई घपलेबाजी करने वाला होगा कि आप अपना दूसरे 3-4 सोल्जर्स को बोल दिया आप अपने घोड़ा लेकर के हमारे यहाँ आ जाइएगा, इंस्पेक्शन होने वाला है। तो सुल्तान आएगा और वो देखेगा कि भी हमारे तो इतने कैवेलरी मैंस थे, इतने हॉर्सेस थे, लेकिन यहाँ पर थे लिखवाई इतने हुए हैं कम, 4 कम पड़ रहे हैं, तो आप यहाँ से आ जाइए वहां पर। तो वो क्या होगा, वहां पर जब भी अगर कोई कैवेलरी मैन और कोई सोल्जर या कोई हॉर्स वहां पर लेकर के जाएगा, घपला करने की कोशिश करेगा, तो वो ऑलरेडी वहां पर मार्क होगा। तो सुल्तान को पहले से ही पता होगा कि इस इंसान की, इस सोल्जर की जो है वो मार्किंग हो चुकी है, इसका जो है यहाँ पर मार्क हो चुका है। हर किसी के जो चेहरा होता है वो एक दूसरे से अलग होता है। और हर एक यहाँ पर जो हॉर्सेस थे, वो हॉर्सेस के ब्रांड अलग था, वो हॉर्सेस की ब्रांडिंग ही अलग थी। तो आप एक ब्रांड का हॉर्स दूसरे ब्रांड के हॉर्स के साथ रिप्लेस नहीं ना कर सकते। तो ये सब चीजें जो थी यहाँ पर ये लेकर के आए थे। तो ये थे तो इलिटरेट, देखो कितना अच्छा सिस्टम ये लेकर के आए हैं ताकि कोई फ्रॉड ना कर पाए। और इन सब को ये मेंटेन करके रखते थे। और साथ में अगर हम बात करें तो ज्यादातर जो इनको जो है वो इनकी मार्किंग करके रखते थे, सुनिश्चित करके रखते थे कि इतने हैं तो इतने ही रहने चाहिए, इससे ज्यादा या इससे कम नहीं होने चाहिए। और समय समय पर जो सोल्जर्स थी, जो सेना थी, उसको भी यहाँ पर जो है वो देखा जाता था और रिव्यू किया जाता था। एक स्ट्रिक्ट रिव्यू उनके ऊपर भी रखा जाता था।
तो ये था मिलिट्री के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ की मार्केट कैसी थी। यहाँ की मार्केट कैसी थी वो उसके बारे में बात करेंगे। मार्केट एंड ट्रेड लगा लीजिए, मार्केट लगा लीजिए प्लस ट्रेड लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए यहाँ पे। तो मार्केट कैसा था हम उसके बारे में देखेंगे। तो अलाउद्दीन का जो मेजर्स थे दैट टू कंट्रोल द मार्केट एंड प्राइस रेगुलेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी था इनका, एक अच्छा इनिशिएटिव ये अपने राइन के अंदर लेकर के आए थे। तो यहाँ पर ये क्या करते थे कि जो अलाउद्दीन थे ये अपनी लार्ज आर्मी को मेंटेन करके रखना चाहते थे। अलाउद्दीन वांटेड टू मैनेज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी ऑफ इन हिज राइन, एंड यहाँ पर लार्ज आर्मी को मेंटेन करना है, अगर लार्ज आर्मी को इसे मेंटेन करना है, अगर इसको मेंटेन करना है तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर कोमोडिटीज की जो प्राइसेस थे, जैसे आज अगर आप देखें तो फिर प्राइस हाइक कितने चल रहे हैं। ऑल दो एनर्जी क्राइसिस जो है यहाँ पर हम जो है हमारे इंडिया के अंदर हो सकता है आ जाए एनर्जी क्राइसिस, ऑल क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है दैट इज ट्राइंग कि भी इस तरह की चीज़ें हमें ना देखनी पड़े। एंड you have seen in the recent news that the Prime Minister of India has requested the Indian citizen that to stop the foreign tours or the foreign tourism। आप foreign जो है tourism के ऊपर ना जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। He has requested you to not to purchase gold। आप गोल्ड में परचेज ना करें, गोल्ड को अभी आप कम परचेज करें। अपने जो अगर आप कोई यहाँ पर जाते हो अपने गवर्नमेंट, अगर आप कोई एम्प्लॉय हैं, आपका जो अगर चाहे आप प्राइवेट भी एम्प्लॉय हैं, अगर आपका ऑफिस या आपका जो जहाँ पर आपका वर्क प्लेस आपके घर से काफ़ी दूर है एंड यू हैव टू ट्रेवल, देन यू शुड अवॉइड योर ओन व्हीकल्स। आप अपने ओन व्हीकल को अवॉइड करें and use the public transport system like metros, buses and the railways। आप इन सभी का जो है आप यूज करें। इन सबको अगर आप यूज करेंगे देन यू विल सी के भी आपका जो पेट्रोल एंड डीजल का जो कंजम्पशन आप कर रहे हो ये भी लोअर होगा। एंड आप फॉरेन ट्रेवल भी ना करें, फॉरेन के अंदर आप इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं फॉरेन के अंदर इन्वेस्ट करने का मतलब तो यही है कि आप फॉरेन टूर्स जब करते हैं देन यू हैव टू इन्वेस्ट इन सच थिंग्स। आप वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि भी आप इन्वेस्ट तो वहाँ कर रहे हो, वो सब चीज़ें उनके पास जा रही हैं, रिसोर्सेज उनके ज़्यादा फॉर्म हो जाएंगे। एंड यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर इन्फ्लेशन ज़्यादा आ जाएगी, महंगाई ज़्यादा हो जाएगी, हर चीज़ की जो कॉमोडिटीज़ का प्राइस होगा वो राइज कर जाएगा। तो यहाँ पर इंडिया के अंदर आपको जो है टूरिज्म को ज़्यादा सपोर्ट करने को बोला जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ रिक्वेस्टेड टू द इंडियन पीपल दैट टू प्रमोट द इंडियन टूरिज्म। आप इंडियन टूरिज्म को ज़्यादा प्रमोट करें। आपने अगर कहीं जाना है देन गो टू द इंडियन हिल स्टेशंस। आप जाएं दार्जिलिंग घूमें, आप जाएं तो अबू धाबी जाएं, आप वहाँ पर घूमें। इवन दो अभी गर्मी ज़्यादा है, आई विल रिकमेंड कि आप मनाली जाएं। अगर आपने कहीं घूमने भी जाना है किसी ने, देन मनाली आप घूमने जाएं, चेरापूंजी देखे जा करके। जो ऊटी है, द ब्यूटीफुल प्लेस, आई विल से मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये प्लेस, मैं पर्सनली बता रही हूँ। ऊटी है एक डेस्टिनेशन है आपके लिए, यहाँ पर आप जाएं, एक टूरिज्म डेस्टिनेशन है वो भी, आप वहाँ उसे घूमें। एंड ये सब जगहें जो हैं इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जो बहुत ही खूबसूरत बनी हुई हैं, वो आपके लिए एक टूरिज्म का साइट बन सकती हैं। उन टूरिज्म को एक्सप्लोर करें, वहां पर जाएं, तो इससे क्या होगा, आपका इंडियन रुपी जो है वो स्ट्रांग बनेगा। और सबसे ज्यादा जो है वो आपको यूज करने को बोल रही हैं कि भी आप पेट्रोल एंड डीजल का जो है आप कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ट्रैवल अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। प्राइस हाइक हम अभी देख रहे हैं, देर इज द प्राइस हाइक इन पेट्रोल एंड द डीजल कॉस्ट।
इनके ऊपर ये जो कोस्ट है, इनके ऊपर जो है प्राइस हाइक हो रहा है, इनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इफ़ यू विजिट टू सब्जी मंडी और एनी अदर ग्रेन मार्केट भी अगर आप जाते हैं, आप कोई भी चीज़ परचेज करने जाएं, देन यू विल सी द ईच एंड एवरी कोमोडिटीज प्राइस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। हर चीज़ का प्राइस आपको जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा। तो आज का भी यही एक हमारा जो अलाउद्दीन खिलजी थे, वो ये नहीं चाहते थे कि किसी भी चीज़ का प्राइस हाइक हो। अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाएगा तो उसका जो है यहाँ पर सभी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। द मिडिल मैन के ऊपर भी इम्पैक्ट होगा। आई विल से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है एक मिडिल मैन को। जो मिडिल क्लास का व्यक्ति होगा, मध्य वर्गीय इंसान होगा, उसके ऊपर ज्यादा उस चीज का प्रभाव पड़ता है। चाहे महंगाई है, महंगाई का सबसे जो बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है वो मिडिल मैन के ऊपर ही पड़ता है। तो यहाँ पर भी ये क्या करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के चाहते हैं कि मैं अपनी लार्ज आर्मी को मेंटेन करूं, लेकिन ये कोमोडिटीज के प्राइस हाइक नहीं करते जैसे आज गवर्नमेंट कर रही है। वो नहीं करते। वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो अपने कोमोडिटीज को जो है फिक्स्ड प्राइस के ऊपर ही, जो डेली यूज की कोमोडिटीज हैं, जो हमारे दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं होती हैं, डेली यूज की जो कोमोडिटीज हैं, उनका जो है यहाँ पर जो प्राइस है वो फिक्स किया हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर फिक्स किया हुआ है, फिक्स्ड द प्राइस ऑफ कोमोडिटीज ऑफ डेली यूज। जो डेली यूज की जो हमारी कोमोडिटीज है उनका प्राइस फिक्स हो चुका है। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ सेपरेट 4 सेपरेट मार्केट्स को भी यहाँ पर इस्टेब्लिश किया है दिल्ली के अंदर। आई विल राइट ए के established 4 separate markets in Delhi। दिल्ली के अंदर इन्होंने 4 सेपरेट मार्केट्स को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया हुआ है। सबसे पहले जो मार्केट हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास ग्रेन मार्केट। ग्रेन मार्केट, ग्रेन मार्केट को बोला जाता है, ये एक ये होती है फॉर ग्रेन्स के लिए, ये है फॉर ग्रेन्स। और ये मंडी है, जिसे हम कहते हैं ना कि मंडी होती है एक मंडी, ये मंडी बोला जाता है इसे, ये मंडी थी। और साथ में यहाँ पर इन्होंने एक मार्केट को इंट्रोड्यूस किया है, सराय अदल। सराय अदल नाम की एक मार्केट है जिसमें जो है क्लोथ एंड ग्रोसरी मार्केट है ये। यहाँ पर सेकंड मार्केट जो इन्होंने एस्टैब्लिश की थी, दैट इज क्लोथ एंड ग्रोसरीज मार्केट। क्लोथ मार्केट एंड ग्रोसरी मार्केट, जैसे आज का जो है आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर है एक सरोजनी है, आई थिंक, जो जो है एक सरोजनी है और एक कौन सी है, एक खान मार्केट है। तो खान मार्केट है, एक सरोजनी मार्केट है, जहां पर आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द क्लोथिंग की ये मार्केट्स हैं। खान मार्केट तो है ही एक्सपेंसिव थोड़ी सी, लेकिन है तो ये क्लोथिंग की, और यहाँ पर और भी सारे आपको जो है कोमोडिटीज मिल जाती हैं इन सभी मार्केट में, सरोजनी में, ये सब चीज़ों में। तो वैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने भी क्लोथ मार्केट एंड ग्रोसरी मार्केट को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया हुआ था। इसे बोला जाता है सराय अदल। सराय अदल, ये मार्केट किसके लिए थी, ये मार्केट इसने इंट्रोड्यूस की थी क्लोथ्स के लिए, शुगर के लिए, और अगर आपने ड्राइड फ्रूट्स लेने हैं, ड्राइड फ्रूट्स आपको पता है कौन से होते हैं, ड्राइड फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स विच यू हैव एट योर होम। जब भी आपके मम्मी खीर बनाती हैं या कुछ भी बनाया जाता है, श्रीखंड या शीरा या कुछ भी ऐसी चीजें बनाई जाती हैं, मीठे में कुछ बनाया जाता है, तब उसमें ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं, जस्ट लाइक योर
काजू एंड द डेट्स एंड आलमंड्स, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये ड्राई फ्रूट्स के अंदर हम ऐड करते हैं। एंड सम पिस्ताचियोज, पिस्ताचियोज भी डाले जाते हैं, जिसे पिस्ता कहा जाता है बेसिकली। पिस्ता अगर देसी लैंग्वेज में कहें तो काजू बादाम पिस्ता, अखरोट दैट इज वॉलनट एंड डेट्स खजूर, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, ये ड्राई फ्रूट्स के अंदर आती हैं। ये आपके ड्राई फ्रूट्स के लिए भी इसने एक मार्केट यहाँ पर इंट्रोड्यूस की हुई थी। बटर के लिए मार्केट था यहाँ, ये बटर जो अभी आप अमूल का बटर यूज कर रहे हो, वहां तब भी ये भी बटर यूज करते थे इस समय के ऊपर भी, बटर का एंड ऑयल का। अभी भी ऑयल, रिफाइंड ऑयल्स आप यूज करते हो, फॉर्च्यून का या कोई भी सफोला का, ये सब चीजें जो होती हैं ये ऑयल्स एंड रिफाइंड ऑयल्स होते हैं। इन सभी का ऐसा नहीं है कि ये भी सफोला का ही ऑयल यूज कर रहे थे, हमें नहीं पता ये कौन सा कर रहे थे, बट बटर एंड ऑयल यहाँ पर मार्केट इनकी प्रेजेंट थी। ये मार्केट जो है सराई अदल के अंदर जो भी परचेजरी हो रही थी, जो परचेज किया जाता था, जो मार्केट्स यहाँ पर अवेलेबल थी, वो थी क्लोथ्स की, शुगर की, ड्राई फ्रूट की एंड बटर एंड ऑयल की, ये सब चीजों की यहाँ पर मार्केट थी। नेक्स्ट स्लाइड में आपको नेक्स्ट मार्केट के बारे में बताएंगे। थर्ड मार्केट कौन सी थी यहाँ पर, थर्ड मार्केट थी यहाँ पर मार्केट फॉर हॉर्सेस स्लेव्स एंड कैटल। ये मार्केट सेपरेट थी। थर्ड मार्केट जो थी मार्केट फॉर हॉर्सेस, हॉर्सेस स्लेव्स एंड कैटल्स, इन सब के लिए मार्केट अलग थी। फोर्थ मार्केट जो थी दैट इज मार्केट फॉर मिसलेनियस कमोडिटीज, और जो भी जितनी भी मिसलेनियस कमोडिटीज बच गई थी उन सब के लिए सेपरेट मार्केट था। तो फोर्थ मार्केट था मार्केट फॉर मिसलेनियस कोमोडिटीज। जितनी भी अभी मिसलेनियस कोमोडिटीज पेंडिंग है जो बच गई, इन सब के लिए अलग मार्केट था। हॉर्सेस के लिए, स्लेव्स के लिए, कैटल्स के लिए, इन सब के लिए जो है मार्केट अलग था। क्लोथ एंड ग्रोसरी के लिए मार्केट अलग था, और ग्रेन्स के लिए, अनाज के लिए अनाज मंडी जो थी वो अलग मार्केट थी। तो ये चार तरह की मार्केट्स यहाँ पर अवेलेबल थी। तो इन सभी का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो, ईच मार्केट के लिए इन्होंने जो है एक सुपरिंटेंडेंट को यहाँ पर जो है अपॉइंट किया हुआ था। ईच मार्केट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ अ सुपरिंटेंडेंट। ये हर मार्केट जो थी, ये चार तरह की मार्केट्स थी। Here we have seen 1, 2, 3 एंड 4। ये चार तरह की मार्केट्स थी। ये चारों मार्केट्स एक सेपरेट थी। इन सभी मार्केट्स के लिए जो है एक सुपरिंटेंडेंट को यहाँ पर अपॉइंट किया हुआ था। ये सभी मार्केट किसके अंडर थी, ये सभी मार्केट्स किसके अंडर कंट्रोल थी, ये थी एक सुपरिंटेंडेंट के अंदर, एक सुपरिंटेंडेंट के अंडर थी, जिसे बोला जाता है शाहनाए मंडी। शाहनाए मंडी जो है इसे बोला जाता है, ये एक सुपरिंटेंडेंट है, सुपरिंटेंडेंट का नाम है शाहनाए मंडी। ये उसका जो है सुपरिंटेंडेंट की पोजीशन का नाम है। तो हु वाज असिस्टेड बाय इंटेलिजेंस ऑफिसर, तो इसे कौन असिस्ट करता था, इसे असिस्ट किया जाता था, इट वाज असिस्टेड बाय एक इंटेलिजेंस ऑफिसर, इसे असिस्ट किया करता था। एक इंटेलिजेंस ऑफिसर जो था वो इसे असिस्ट करता था। एक इस जो है यहाँ पर इसे यहाँ पर जो है असिस्ट किया करता था। आगे चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। जो शाहाना मंडी है, इसके अलावा भी इसके अलावा भी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जो है डेली रिपोर्ट्स को जो है यहाँ पर कोई से डेली रिपोर्टिंग देता रहे कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, तो वो सभी के रिपोर्टिंग के लिए इसने
दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस को यहाँ पर अपॉइंट किया हुआ था। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर चेक करने के लिए मार्केट कैसी चल रही है, कोई यहाँ पर गलत काम तो नहीं कर रहा, कोई यहाँ पर इसकी डेली रिपोर्टिंग के लिए, मार्केट की डेली रिपोर्ट के लिए, इनको डेली रिपोर्ट चाहिए होती थी। इस डेली रिपोर्ट के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्सेस को यहाँ पर अपॉइंट किया हुआ था। वो सोर्सेस थे हमारे, एक तो था सबसे पहले बैरिड्स। बैरिड्स को बोला जाता है इंटेलिजेंस ऑफिसर। इंटेलिजेंस ऑफिसर को यहाँ पर इसने अपॉइंट किया हुआ था, जो इसको मार्केट की डेली रिपोर्ट देते थे। मार्केट की डेली रिपोर्ट अलाउद्दीन खिलजी तक जो बैरिट्स थे वो पहुंचाते थे। और साथ के साथ दूसरा यहाँ पर कौन था जिसे अपॉइंट किया हुआ था, दूसरा था मुनियंस। मुनियंस थे, जिसे बोला जाता है सीक्रेट स्पाइस। एक सीक्रेट स्पाइस को यहाँ पर कुछ खुफिया जासूसों को इसने हायर किया हुआ था, जो डेली रिपोर्ट देते थे मार्केट के बारे में, कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कैसा चल रहा है, क्या क्या मार्केट सही से काम कर रही है। तो वो सब चीजों के लिए इसने डेली रिपोर्ट देने के लिए दो इंटेलिजेंट सोर्सेस, दैट इज बैरिड्स एंड मुनहियंस, को यहाँ पर जो है अपॉइंट किया हुआ था। MUNHIYANS, इनको अपॉइंट किया हुआ था। सुल्तान जो है वो स्लेव बॉयज, जो गुलाम जो लड़के हुआ करते थे, उनको भी ये मार्केट के अंदर भेज देता था, ताकि आप कोमोडिटीज को परचेज करने के लिए जाएं और मुझे बताएं कि क्या कोई प्राइस हाइक तो नहीं चल रहा, क्या कोई मेरे ऑर्डर्स का यहाँ पर उल्लंघन तो नहीं कर रहा, कोई मेरे जो ऑर्डर्स हैं इनको जो है बाईपास तो नहीं कर रहा, इनका वायलेशन तो नहीं कर रहा। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई मार्केट यहाँ पर जो है कुछ जो मेजर्स का यूज करना होता है, फॉल्स वेट का यूज कर रहा है। फॉल्स वेट के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। फॉल्स वेट्स होते हैं कि गलत मापने का जो है यूज कर लिया, गलत तरीके से मापा और आपको जो है वहां पर ठग लिया, और आपको ठगने की कोशिश कर रहा है कि आपसे वो पैसे ज्यादा बनाएगा, कहीं वो ऐसा तो नहीं कुछ कर रहा। तो ये सब चीजों के लिए ये अपने स्लेव बॉयज को भेजा करता था। और अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा गया, किसी ने ये गलत काम किया है, तो उसके साथ हार्श पनिशमेंट उसको दी जाती थी। तो उसको हार्श पनिशमेंट दी जाती थी, जैसे कि जो है उसको इम्प्रिजनमेंट दे दिया, या उसको जो है एम्पुटेशन हो गया, उसके किसी भी बॉडी पार्ट का एम्पुटेशन कर दिया, या उसको जो है जेल में डाल दिया, उसको कारावास में डाल दिया, उसको इम्प्रिजनमेंट हो गया, या उसको जो है यहाँ बहुत ही भारी जो है जुर्माना देना पड़ता था। कोई भी इम्पोजिशन ऑफ फाइन, हाई फाइन्स, बहुत बड़ा जो है उसको फाइन देना पड़ेगा। और या उसे जो है अपनी कैपिटल से ही, अपनी राजधानी से उसको जो है निष्कासन कर दिया, उसको यहाँ से बाहर कर दिया, उसको कैपिटल से ही बाहर निकाल दिया कि तुम मेरे राज्य से बाहर चले जाओ, तुम मेरे राज्य में रह नहीं सकते, तुम्हारा जो है तुम्हें देश निकाला दे दिया, कि तुम्हें देश निकाला दिया जाता है, तुम जाओ मेरे यहाँ से। आई विल नॉट कीप सच फ्रॉड पीपल्स इन माई किंगडम। मैं अपने राज्य के अंदर ऐसे फ्रॉड पीपल्स को नहीं रखूंगा, मुझे ऐसे गलत काम करने वाले पसंद ही नहीं है। इतने अच्छे जो है ये एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो ऐसा कुछ भी, ये जो है प्राइस हाइक नहीं होने देना चाहते थे, ताकि लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए, वो आसानी से चीजों को जो है परचेज कर पाए, और वो भी लार्ज आर्मी को मेंटेन कर पाए। तो ये यहाँ पर करते थे। और साथ के साथ इन्होंने होर्डिंग्स को यहाँ पर मना किया हुआ था कि कोई भी जमाखोरी नहीं करेगा, देयर शुड बी नो होर्डिंग्स। एंड होर्डिंग्स ये अलाउ नहीं करते थे। अगर फेमाइन आ गया, फेमाइन के दौरान भी आप अपने कोमोडिटीज का प्राइस हाइक नहीं करेंगे। जिस प्राइस के ऊपर पहले जो है कोमोडिटी को बेचा जाता था, उसी प्राइस के ऊपर आप बेचेंगे। अगर कोई 10 रुपए का चीज बेच रहा है, तो
फेमाइन आने पर भी वो चीज 10 रुपए की ही हो जाएगी, वो 20 या 25 या 30 की नहीं बेच सकता। ऐसे प्राइसेस का राइज नहीं कर सकता। अगर 10 की चीज है तो 10 में ही बेचेगा, 5 की चीज है 5 में ही बेचेगा। अगर कोई 100 रुपीज की चीज है तो वो 100 में ही बिकेगी। तो ये यहाँ पर इंश्योर करते थे कि फेमाइन के टाइम पर भी कोई जो है यहाँ पर प्राइजेस सेम रहे, मेंटेन रहे, प्राइस हाइक्स ना हो। तो यहाँ पर ये होर्डिंग्स नहीं होने देना चाहते थे। होर्डिंग्स जो थी, जमाखोरी, इसके खिलाफ थे। एंड फेमाइन के दौरान भी, अगर फेमाइन आ जाता था तब भी ये प्राइस को मेंटेन रखते थे, ये प्राइस को मेंटेन रखते थे। ऐसा नहीं है कि अगर प्राइस जो है वो चेंज हो रहा है, वो यहाँ पर जो है कुछ भी ये चेंजेस कर रहे हैं प्राइस के अंदर। आगे अगर हम बात करें, द सप्लाई ऑफ ग्रेन वाज एंश्योर्ड बाय होल्डिंग स्टॉक इन गवर्नमेंट स्टोर हाउसेस। तो जो भी ग्रेन्स होती थी, ग्रेन्स को जो है गवर्नमेंट, जो भी हाउसेस होते थे, स्टॉक हाउसेस थे, इनको वहां पर जो है रखा जाता था। उनको यहाँ पर रखा जाता था, जो भी ग्रेन्स होंगे, जो सप्लाई होगा ग्रेन्स का। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अगर हम बात करें, ये मार्केट के अंडर ही बात हो रही है। तो जो ग्रेन्स थी, ग्रेन्स को जो है स्टोर किया जाता था, इनको होल्ड किया जाता था। होल्ड स्टॉक्स इन गवर्नमेंट स्टोर हाउसेस। जो गवर्नमेंट स्टोर हाउसेस थे उसके अंदर ग्रेन स्टॉक को यहाँ पर होल्ड किया जाता था। और रेगुलेशंस वर इशूड टू फिक्स द प्राइस ऑफ ऑल कोमोडिटीज। और यहाँ पर जो है कीमत जो है इसको इसका नियम बनाए रखने के लिए सभी वस्तुओं की यहाँ पर रेगुलेशंस किए जाते थे कि क्या सभी का जो प्राइस है वो सेम है, कोई हाइक तो नहीं चल रहा, कोई महंगाई तो नहीं हो रही, कोई इन्फ्लेशन तो नहीं हो रहा कहीं। एक सेपरेट डिपार्टमेंट जिसका नाम है दीवानी रियासत। दीवानी रियासत एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, इसे क्रिएट किया गया था नायब रियासत के अंदर, ए सेपरेट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर एक डिपार्टमेंट को जो है यहाँ पर क्रिएट किया गया था, वो डिपार्टमेंट का नाम है दैट इज दीवान दीवानी रियासत। दीवानी रियासत को यहाँ पर जो है क्रिएट किया गया था अंडर एन ऑफिसर, अंडर ऑफिसर जिसका नाम है नायब ए रियासत। इसके अंडर ये सब चीजें जो है रेगुलेशंस वगैरह की जाती थी, और प्राइजेस को जो है कोमोडिटीज के प्राइजेस को फिक्स जो है वो सब चीजें इनके अंडर होती थी। एवरी मर्चेंट, जो भी मर्चेंट्स थे उनको यहाँ पर रजिस्टर किया गया था इस मार्केट डिपार्टमेंट के अंदर। ये जो मार्केट डिपार्टमेंट था, इसके अंडर जो मर्चेंट्स थे उनको रजिस्टर किया हुआ था। तो मर्चेंट्स को यहाँ पर इन्होंने रजिस्टर किया हुआ था, रजिस्टर्ड अंडर दिस मार्केट डिपार्टमेंट। ये जो मार्केट डिपार्टमेंट है इसके अंडर हर मर्चेंट को यहाँ पर रजिस्टर किया गया था। तो और भी क्या करते थे, और अलाउद्दीन ने यहाँ पर जो है वो बैन लगाया हुआ था कि आप सेल ऑफ लीकर, आप अल्कोहल को पब्लिकली नहीं जो है वो सेल कर सकते। इसका जो है सेल ऑफ लीकर प्लस जो इंटॉक्सिकेंट्स हैं, इंटॉक्सिकेंट्स हैं, इनके ऊपर बैन था, इनके ऊपर प्रोहिबिशन था। इसके साथ साथ जो गैम्बलिंग हुआ करती थी, जिसे जुआ बोला जाता है, गैम्बलिंग के ऊपर भी बैन लगा हुआ था। ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, इनके ऊपर बैन था कि आप लीकर को नहीं बेच सकते, आप इंटॉक्सिकेंट्स को जो है सेल नहीं कर सकते, ये सब चीजें गलत हैं। तो ये इन सब चीजों को यहाँ पर ये प्रोहिबिट करते थे, गैम्बलिंग को ये प्रोहिबिट करते थे। तो ये था मार्केट के बारे में जो अभी हमने डिस्कस किया। आगे जो है लास्ट जो टॉपिक है दैट इज द लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन।
तो लैंड रेवेन्यू किस तरह से था इनका? लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अभी हम बात करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम देखें तो ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो थे हमारे किंग इस तरह के थे कि ये इलिटरेट थे, लेकिन फिर भी इनका एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा था जो अभी हमने डिस्कस किया। तो अलाउद्दीन पहले ऐसे सुल्तान हैं दिल्ली के जिन्होंने लैंड मेजरमेंट को यहाँ पर जो है ऑर्डर किया दैट द लैंड शुड बी मेजर्ड हियर। जिन्होंने लैंड की जो है आदेश दिया कि भी लैंड की मेजरमेंट होगी। जो बिग लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे वो भी अब लैंड टैक्स दिए बिना बच नहीं सकते। तो पहले क्या होता था, जो लैंड यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, लैंडलॉर्ड्स जो थे वो यहाँ पर टैक्स नहीं पे करते थे, वो टैक्स से बचकर चले जाते थे, वो बचकर निकल जाते थे। बेचारे जो पुअर पीजेंट्स थे जिनके पास कम जमीनें थी वो बेचारे बच जाते थे, उनको जो है वो टैक्सेस देना पड़ता था। तो अभी जो होंगे, अभी हमारे big landlords they could not escape from paying land tax। अभी big landlords जो हैं हमारे big landlords, इनको भी लैंड टैक्स देना पड़ेगा। लैंड टैक्स ये भी देंगे, लैंड टैक्स इनको भी देना पड़ेगा। लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड इन कैश। तो लैंड रेवेन्यू जो था, लैंड रेवेन्यू इसे कलेक्ट किया जाता था कैश के अंदर इन ऑर्डर टू एनेबल द सुल्तान, ताकि वो अपने सोल्जर्स को कैश के अंदर पे कर पाए। अभी इसे कैश में लेने का पर्पस यही था कि जो सुल्तान है वो अपनी आर्मी को कैश के अंदर पे कर पाए। इसी वजह से जो लैंड का टैक्स है वो भी, लैंड रेवेन्यू है वो भी ये एज इन द फॉर्म ऑफ कैश के अंदर ही लेते थे, ये भी कैश के अंदर लेते थे। और साथ के आगे चलेंगे तो स्टेट ऑफिशियल्स जो थे मेजर द कल्टीवेटेड लैंड, इन्होंने मेजर किया कल्टीवेटेड लैंड को, जो भी स्टेट ऑफिशियल्स थे, और इन्होंने लैंड रेवेन्यूज को अकॉर्डिंगली फिक्स किया था। तो जो यहाँ पर स्टेट ऑफिशियल्स थे इन्होंने सभी लैंड्स को जो है यहाँ पर मेजर किया। जो कल्टीवेटेड लैंड थी इनका मेजरमेंट हुआ, मेजरमेंट होता है, और यही जो होते हैं स्टेट ऑफिशियल्स, इस मेजरमेंट के थ्रू जो लैंड के रेवेन्यू है, दे फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू, ये लैंड रेवेन्यू को यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। तो जो बिस्वा है, बिस्वा एक स्टैंडर्ड यूनिट था लैंड को मेजर करने का। अभी लैंड को मेजर करने का एक तरीका था, दैट इज लैंड को मेजर करने का, अगर लैंड को मेजर करना है तो एक टर्म था जिसका नाम है बिस्वा। बिस्वा टर्म है जिससे लैंड को मेजर किया जाता था कि इतने बिस्वा ये जगह है, इतने बिस्वा ये लैंड है, ये कल्टीवेटेड लैंड इतने बिस्वा है। तो ये इस तरीके से एक स्टैंडर्ड यूनिट था। बिस्वा क्या है? ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर लैंड। स्टैंडर्ड यूनिट था मेजर करना लैंड को। और स्टेट जो था ये डिमांड करता था कि आपको जो यहाँ पर टैक्स देना है दैट इज 1/5 ऑफ द प्रोड्यूस। जो भी आपने यहाँ पर जो टैक्स देना है यहाँ पर वो यहाँ पर ये कहते थे कि 1/5 ऑफ द प्रोड्यूस जो है आप इन द फॉर्म ऑफ टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। 1/5 ऑफ द प्रोड्यूस, ये एज अ टैक्स की फॉर्म में ये लेकर के जाते थे। और इसके साथ साथ आगे बात करेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड, लैंड रेवेन्यू। इसके साथ साथ इन्होंने हाउस टैक्स को भी इम्पोज किया, हाउस टैक्स भी लगाया जिसे बोला जाता है ग्राही, ग्राही बोला जाता है।
और एक टैक्स इन्होंने लगाया पैस्चर टैक्स। पैस्चर टैक्स जिसे बोला जाता है चारी, ग्राही और चारी। चारी होता है पैस्चर, ग्राही होता है हाउस टैक्स। तो ये टैक्स इन्होंने इम्पोज किए दोनों ही। एंड यहाँ पर इन्होंने एक हेड्समैन सेस जो था, हेडमैन का जो सेस था, हेडमैन का जो टैक्स था, इसे इन्होंने अबॉलिश कर दिया। तो हेडमैन्स सेस जिसे बोला जाता है किस्मत ए खुती, किस्मत ए खुती एक हेड्समैन सेस है, इसे अबॉलिश कर दिया, इसे हटा दिया, इसे समाप्त कर दिया, अबॉलिश कर दिया। और जो लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म था, इसने एक फ्यूचर रिफॉर्म के लिए यहाँ पर बेसिस बनेगा। ये लैंड रिफॉर्म जो होगा, ये लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा, ये एक रिफॉर्म बनेगा शेर शाह और अकबर के रेवेन्यू रिफॉर्म्स के लिए। उनके लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स के लिए ये एक बेसिस बनेगा। तो ये आगे चल करके हम देखेंगे कि इनके राइन में भी जो एडमिनिस्ट्रेशन था, लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, वो बहुत अच्छा था। वो आगे हम बात करेंगे। एंड साथ के साथ इन्होंने जो है जो फ्री लैंड्स थी, फ्री लैंड्स को भी इन्होंने यहाँ पर जो है उन्हें बंद कर दिया था। कोई भी फ्री लैंड्स, रिलीजियलिस्टिकली जो फ्री लैंड्स दी जाती थी, ब्राह्मण्स को हमने देखा था ना कि ब्राह्मण्स को जो है फ्री लैंड्स दे दी जाती थी, वो सभी इन्होंने बंद कर दिया था। तो जो फ्री लैंड था, फ्री लैंड सिस्टम जो था, फ्री लैंड्स जिसे बोला जाता है इनाम एंड वक्त, इसे इन्होंने बंद कर दिया कि ये नहीं दिया जाएगा। ये इन्होंने यहाँ पर बंद कर दिया। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अलाउद्दीन खलजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है। सेंटर के बेसिस के ऊपर सभी काम होता है। सेंटर डिसाइड करेगा कि क्या काम करना है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन ये सेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है। सेंटर डिसाइड करेगा क्या करना है, क्या नहीं करना। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज्ड है। तो ये था हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ऑफ खलजी डायनेसिटी। जो हमने खलजी डायनेसिटी का एडमिनिस्ट्रेशन देखा, वो हमने अभी यहाँ पर कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट डायनेसिटी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मिडाइवल हिस्ट्री की सीरीज में। एंड यू हैव टू कोप अप विद दिस ट्रॉमा। अब अभी ट्रॉमा से बाहर निकलिए, चीज़ों को समझिए। अभी जो है सर पकड़कर बैठने का समय नहीं है, अभी काम है एक्शन का। अभी एक्शन लीजिए, बहुत कुछ हो चुका है। अभी उस चीज़ को हम जो है मॉडिफाई नहीं कर सकते। चीज़ों को एनालिसिस कीजिए कि आपकी गलतियाँ कहाँ थी, मिस्टेक कहाँ थी। रिवीजन में गलती थी, पढ़ने में गलती थी, क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई गलती आ रही थी, क्या कोई एग्जाम का पैटर्न समझ में गलती कर दी, कहाँ गलती हुई। अपनी गलतियों को पहचानिए, उनके ऊपर वर्क कीजिए और सी द रिजल्ट्स। आप रिजल्ट्स को देखिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। अभी टाइम वेस्ट से अभी और ज्यादा जो है आप आने वाला समय खराब कर लेंगे। तो उसको खराब नहीं करना है, अच्छे से करेंगे। और अभी हमारा टारगेट यही होगा कि नेक्स्ट जो हमारा प्रीलिम्स का जो टारगेट है, हम उसे अचीव जरूर करें। आइदर जितना मर्जी हार्ड पेपर आ जाए, जितना मर्जी टफेस्ट एग्जाम हो, यूपीएससी टफेस्ट है, ये माइंडसेट में लेकर के चलिए कि यूपीएससी टफ होता है। इसे क्लियर करना बहुत ही मुश्किल है। हर दिन 100% देना होगा, प्रेपरेशन के दौरान ही 100% देंगे, तब ये जो एग्जाम है ये आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। कीप लर्निंग एंड कीप मोटिवेटेड। अभी मोटिवेशन की आपको जरूरत ज्यादा है। बी मोटिवेटेड नाउ।